अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने जो मेंस की सीरीज शुरू की थी, आज उसमें हमारी क्लास नंबर 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक हो जाता है इकोनॉमिक्स। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसमें दो तीन चीजें समझने वाली हैं। क्या है? एक तो हमको थोड़ा सा जो ध्यान देना है वो ग्राफ वाले सेक्शन पर देना है। अब आप कहोगे कि सर ग्राफ वाले क्वेश्चंस तो कम आते हैं। मैं बताऊंगा कि आपको कौन से वाले सेक्शन पे देना है। वहां पर क्या होगा, ग्राफ वाले सेक्शन का इन द सेंस है कि जैसे आपसे पूछेगा कि मार्केट रेट बढ़ा, फिर इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। अगर महंगाई बढ़ती है तो डिमांड जो होती है उस पर क्या होगा, डिमांड घटती है तो सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। बैंक ने अपना ब्याज बढ़ा दिया तो लोगों की जो डिमांड थी सामान की, उसका क्या होगा। देखिए, बैंक अपना ब्याज बढ़ा देगा, इसका मतलब है लोग लोन पर पैसा कम लेंगे, और लोन पर पैसा अगर लोगों के पास कम आएगा, इसका मतलब लोगों के पास पैसे की कमी है, और जब लोगों के पास पैसे की कमी है इसका मतलब वो डिमांड कम करेंगे। तो इस प्रकार की चीजों को हमें यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं आपको बिल्कुल ही जीरो से, बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के चलूंगा और एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा। आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं सीधे ही। बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेंगी यहां पर। सबसे पहला है मशीन्स, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स। ये किस प्रकार के गुड्स हो जाते हैं। जैसे मशीन्स हो जाती हैं, मान लीजिए आपने अपनी एक फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री हो गई, स्कूल हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गई, ठीक है ना। ये फैक्ट्री हो गई, इसकी जो बिल्डिंग हो गई, जैसे कि बिल्डिंग के अंदर जो मशीन्स वगैरह हो गई, उससे क्या है, आप किसी भी चीज का उत्पादन करते हो। बिल्डिंग के अंदर मशीन्स हो गई, जैसे आप कपड़े सिलने का उत्पादन करते हो तो कपड़े सिलने की मशीन्स वगैरह हो गई। तो किसी भी चीज की मशीन्स हो गई या बिल्डिंग हो गई, ये सारे के सारे, ये जो पूरा का पूरा गुड्स सिस्टम है, ये जितना भी सामान है, ये क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों सुनिएगा जरा। जैसे आप एक बिजनेस करना चाहते हो, मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के चलूंगा और जैसे जैसे चीजें बताऊंगा ना, उनमें से आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके बड़े प्यार से सॉल्व होते जाएंगे। ध्यान से सुनना। आप एक बिजनेस करना चाहते हो, आपने क्या किया, आपने कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्या कहा? आपने कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए की आपने क्या कर दी, बिल्डिंग बना दी। 10 लाख रुपए में से 2 लाख की आपने क्या कर दी, बिल्डिंग बना दी। 2 लाख में से 7 लाख, 7 लाख रुपए की आपने क्या कर दी, मशीन्स ले ली, मशीनरी, मशीनरी ले ली। बचा हुआ 1 लाख रुपए का आपने क्या ले लिया, 1 लाख रुपए का आपने रॉ मटेरियल ले लिया, है ना। जैसे कच्चा कपड़ा ले लिया, अगर आप सिलाई का ही काम करना चाहते हो। तो यहां पर क्या है, आपने कहा कि ये सारी चीजें जो भी ली गई हैं, अब ये चलते रहे, इससे आप पैसे कमाते रहे, कमाते रहे, कमाते रहे, उस पैसे की सप्लाई करते रहे, रनिंग जो पैसा था इसकी सप्लाई करते रहे। आपने 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, एक साल पूरा हो गया। साल के बाद आपकी बैलेंस शीट बनती है, या तो या आप चेक करते हो कि साल में आपने कितना कमाया, जो पैसा आना था, लाना था, वो सारा निकाल करके जो बचा हुआ है, चाहे वो बिल्डिंग के बिल्डिंग की वैल्यू हो, चाहे वो मशीन्स की वैल्यू हो, ये सारा का सारा पैसा क्या है, ये आपकी कैपिटल है, ये वेस्ट नहीं गया, ये आपकी कैपिटल है, इसीलिए इसको कैपिटल गुड्स कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर हमारा कैपिटल कैपिटल गुड्स जाएगा। क्योंकि जितनी भी मशीनरी, टूल्स, इंप्लीमेंट्स कुछ भी होते हैं, इनको हम पूंजी कहते हैं, कि ये हमारी पूंजी है, ये वेस्ट नहीं गया है, ये हमारी पूंजी है। इससे ही तो बना बना करके अब हम सामान बेचेंगे, तो इसको कैपिटल गुड्स कहा जाता है। इसी को कैपिटल हमारे पास बची हुई है उसको कहा जाता है, ठीक है ना। चाहे वो डेफिशिएट हो, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अगले साल जाकर के आपकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 7 लाख रुपए बची। तो ये जो 7 लाख रुपए के गुड्स हैं, ये क्या है, आपकी कैपिटल बची हुई है, ठीक है ना। या आपने 14 लाख वैल्यू कर ली तो वो आपकी कैपिटल है। आ जाइए नेक्स्ट, देखिए मेरे भाई, अगला वाला क्या है, सुनिएगा जरा ध्यान से। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ
एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर किस में आता है? टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या क्वार्टरनरी सेक्टर? देखिए एग्रीकल्चर की अगर हम जो करें बात, एग्रीकल्चर की अगर हम जो करें बात, तो एक बनाते हैं यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा ट्रायंगल बना देते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊं, देखो ऐसे बना दिया, ऐसे क्या किया हमने, एक ट्रायंगल बना दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें एक लाइन ऐसे खींच दी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लाइन बुरा थोड़ी बनेगी, एक लाइन हमने ऐसे खींच दी। मेरी बात को अब सुनना ध्यान से। इस वाले सेक्टर को, जो सबसे पहला वाला सेक्टर हो गया, नीचे वाला सेक्टर हो गया, इसको कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। इस वाले को कहा जाता है सेकेंडरी, द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। नीचे वाला कौन सा हो गया? प्राइमरी सेक्टर हो गया। ऊपर वाला हो गया सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा वाला जो है, इसको कहा जाता है टर्शरी सेक्टर। क्या कहा जाता है? टर्शरी सेक्टर कहा जाता है, तीसरा सेक्टर। अब कौन से सेक्टर में क्या क्या होता है, देखिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर हम शुरुआत से शुरू करेंगे तो आप देखोगे जितना भी रॉ मटेरियल का काम होगा, क्या, जितना भी रॉ मटेरियल का काम होगा वो सारा किस में आता है? ये आता है प्राइमरी सेक्टर में। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, सॉरी, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि आपका फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग वगैरह हो गया, खेती हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये सारी चीजें आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, है ना, किसी भी सामान की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, किसी भी सामान की, जैसे आलू का उत्पादन किया आपने, तो वो आलू का उत्पादन क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन उसी आलू से जहां पर चिप्स बनाई जा रही हैं, वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। मेरे भाई टर्शरी सेक्टर क्या होता है फिर? ये टर्शरी सेक्टर होता है, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं? टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे आपके घर पर ट्रैक्टर है, वो खराब हो गया, आपने किसी व्यक्ति को बुलाया, वो आकर के घर पर सही करके चला गया, तो उसने क्या दिया आपको? क्या बेचा? अपनी सर्विस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गई? एक प्रकार की सर्विस हो गई, समझ रहे हो। तो मान लीजिए किसी ने आइडिया दिया, जैसे म्यूचुअल फंड्स कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं है, तो ये जितने भी आपके कह सकते हैं क्लाइंट्स वगैरह जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, बीच में मदद करने वाले, कंसल्टेंट, हाँ। तो जितने भी कंसल्टेंसी वगैरह जो भी होती है, ये सारी चीजें सर्विस होती हैं। आपके घर में एसी था, उसको एसी खराब हो गया, रिपेयर करने वाला आया, रिपेयर करके चला गया, तो ये क्या है? उसने अपनी सर्विस दी, तो इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। जितनी भी आईटी कंपनीज हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी कंपनीज हो गई, तो वो चाहे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, चाहे कॉलिंग पे काम कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है? सर्विस सेक्टर होता है। तो सबसे प्राइमरी कौन सा हो गया? अब आज के बाद दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आज की आज इसको रट लो। तो रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर, फिशिंग वगैरह प्राइमरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह सेकेंडरी हो गया, और जो सर्विस सेक्टर है वो आपका टर्शरी हो गया। आपसे कौन सा वाला पूछा है निम्न में से? ये देख लो, आपसे पूछा है एग्रीकल्चर वाला। और प्यारे साथियों, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो ये कौन सा सेक्टर है? इसी को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आपका प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। तो हम कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर भैया बॉय को हम लॉक करने वाले, ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आ जाइए इधर, अगला देखिए। अगला क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम्स अंडर विच सेक्टर? ओहो, अब यहां पर कुछ अलग ही मामला हो गया। इसने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं दिया, इसने पता क्या दे दिया? कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया, सहकारी क्षेत्र हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, निजी हो गया, फॉरेन सेक्टर हो गया, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये क्या है? तो ये जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसको पब्लिक सेक्टर माना जाता है, ठीक है ना। तो सरकार किसकी है? जनता की है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो गवर्नमेंट कंपनी जो भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई, तो ये किस में आएगी? ये पब्लिक सेक्टर की कब कैटेगरी में आएगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख रहे हो आप अभी ये क्वेश्चंस देख रहे हो। देखिए मैंने अभी क्या किया, पहली क्लास में मैंने कहा ना मॉडरेट रखते हुए हम टफ की तरफ जाएंगे। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, किसमें पूछा हुआ है? सीजीएल में। ये किसमें पूछा हुआ है? एसएससी सीजीएल। ये किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है अगला वाला? ये वाला एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसमें सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के सारे क्वेश्चन उठा लेंगे, क्योंकि हमारा फोकस है हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हमारे बेहतर तरीके से सही जाना। तो वही हमारा यहाँ पर मकसद है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फिजिकल ईयर पीरियड इन इंडिया? भारत में फिजिकल ईयर पीरियड क्या होता है?
तो ये आपको पता है कि फिस्कल ईयर कब से शुरू होता है? तो बैंकों में कि भैया क्लोजिंग चल रही है, ईयर क्लोजिंग है। कब होती है ईयर क्लोजिंग? मार्च के महीने में। और 1 अप्रैल से नया फिस्कल ईयर शुरू हो जाता है। कब से कब तक होता है फिस्कल ईयर? 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल ऑफ रनिंग ईयर और 31 मार्च ऑफ अपकमिंग ईयर, ये होता है आपका फिजिकल ईयर। 1 अप्रैल ऑफ ईयर टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट अपकमिंग ईयर, अगला वाला जो साल होता है उसका 31 मार्च होता है। अच्छा, यहाँ पर फिजिकल ईयर से एक चीज और याद आई मुझे, बता ही देता हूँ। वैसे तो वो पॉलिटी से रिलेटेड है, लेकिन चलिए हम डिस्कस कर ही लेते हैं। हमने तो पॉलिटी भी पढ़नी है, हमें तो हिस्ट्री भी पढ़नी है, सब पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ पर बात करी साल की, अब साल की अगर बात की जाए, ईयर की बात करी हमने। अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार है। भारत सरकार कौन सा ईयर फॉलो करती है? फिजिकल ईयर। भारत सरकार कौन सा ईयर फॉलो करती है? फिजिकल ईयर फॉलो करती है। और भारत सरकार की मैं बात करूं तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है, और यहाँ पर जुडिशियल बॉडी भी है। और इसी भारत सरकार में संसद भी पड़ती है। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो क्या है? संसद है। एग्जीक्यूटिव अलग है, फिर जुडिशरी अलग है। तो जो ये संसद है, इस संसद के दो सदन होते हैं, आप सभी को पता है। एक लोकसभा होता है और एक आपका राज्यसभा होता है। इस संसद के दो सदन हो गए, एक लोकसभा हो गया, एक आपका राज्यसभा हो गया। अगर मैं इन दोनों सदनों की बात करूं प्यारे साथियों, तो आप देखोगे फिजिकल ईयर जो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो हमारा 31 मार्च तक चलता है, इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर, यहीं पर इसी हिसाब से काम किया जाता है, कैसे कैसे खर्चा वर्चा होना है वो सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं इस संसद के सेशंस की, इस संसद के जो सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, सेशंस जो होते हैं, जो सत्र होते हैं, एक बात बताओ, लोकसभा राज्यसभा क्या आपको लगता है साल के 365 दिन काम करती है? नहीं भाई, इसके सेशंस होते हैं। कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। वो 3 सेशन कौन कौन से हैं? आइए उन तीनों सेशंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला वाला जो सेशन होता है उसको हम बोलते हैं बजट सेशन। उसको बजट सेशन क्यों बोला जाता है? बजट सत्र क्यों बोला जाता है? प्यारे साथियों, उसको बजट सत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी सेशन में बजट आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है। बजट क्या होगा? अगली बार जैसे बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है फेब में, और फेब में जो बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें यह बताया जाता है कि आने वाला जो फिस्कल ईयर है उसमें हम कहां पर कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। मतलब इंट्रोड्यूस फेब में कर देते हैं और इसको लागू कब से करते हैं? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक हम कहां पर कितना पैसा खर्च करेंगे, उसकी जो प्लानिंग है उसी को बजट कहा जाता है। तो क्योंकि ये बजट पेश होता है इस सेशन में, तो बजट सत्र हो गया। और ये कब होता है बजट सत्र? ये होता है भैया फेब से लेकर के फेब, मार्च, अप्रैल, मई, मई तक 4 महीने चलता है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक। इसके अलावा दूसरा जो सेशन होता है प्यारे साथियों उसको बोलते हैं, अच्छा मई के बाद जून में छुट्टी हो जाती है, बच्चों की छुट्टियां, बच्चों को मनाली घूमने जाना है तो नेता लोग ले जाएंगे। इसके जून के बाद आ गया जुलाई। तो जुलाई में क्या? जुलाई में तो बारिश आ जाती है, बारिश मतलब मानसून आ जाता है ना। मानसून की हवाएं ही तो अरेबियन सी से पानी लेकर के आती हैं और भारत में बारिश करती हैं, इसीलिए उसको मानसून कहा जाता है। देखो, बारिश जो भारत में होती है वो कहां से होती है? अरेबियन सी की तरफ से आने वाली विंड्स। और इन हवाओं का नाम क्या है? इन हवाओं का नाम, बारिश का नाम नहीं होता है मानसून है। मानसून तो इन हवाओं का नाम है। इन सीजनल विंड्स को मानसून कहा जाता है। और ये सीजनल विंड्स क्योंकि गर्म होती हैं, तो यहाँ पर जो अरेबियन सी है, जो अरब सागर है, यहाँ से पानी को ले लेती हैं। और जब यहाँ से पानी को ले लेती हैं तो ये भारत में आकर के बारिश कर देती हैं। इसे मानसून कहा जाता है। जुलाई के महीने में खास करके मानसून आ जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? मानसून सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून सेशन इसको कहा जाता है। मानसून सत्र इसको कहा जाता है। ये चलता है भाई जुलाई, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने चलता है। पहला वाला 4 महीने, दूसरा वाला 3 महीने। सितंबर के बाद अक्टूबर का वो महीना होता है जब ना तो सर्दी होती है और ना तो गर्मी होती है। और ना सर्दी है ना गर्मी है, तो अब नेता लोग कहते हैं कि चलो भैया घूमने चलते हैं। और वो घूमने के लिए चल देते हैं। और जब वो घूमने के लिए चलते थे अक्टूबर के महीने में, उसके बाद वहां तो छुट्टी हो गई। तो अक्टूबर के बाद आ गया नवंबर। नवंबर में फिर से काम करना है, लेकिन ठंड आ गई है। क्योंकि ठंड आ गई है इसीलिए हम क्या करेंगे? इस सेशन का नाम रखेंगे विंटर सेशन। क्या रखेंगे? विंटर सेशन। विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, जो कि 2 ही महीने चलता है, नवंबर से लेकर के दिसंबर तक। क्योंकि जनवरी में बच्चों की फिर से छुट्टियां हो गई, विंटर वैकेशन। और विंटर वैकेशन में बच्चों को बर्फ देखने जाना है, तो बर्फ देखने कैसे जा पाएंगे हम बच्चों को लेकर के? उसके लिए तो फिर छुट्टियां चाहिए। तो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला वाला जो बजट सेशन है वो फरवरी में आता है बजट।
जिसको फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है और ये बताता है कि अगले फिस्कल ईयर में, अगला जो आने वाला है 1 अप्रैल से अगले मार्च तक का, तो उसमें हम कहां पर कितना पैसा खर्च करेंगे, तो बीएमडब्ल्यू। अब देखो, इन सेशंस के बीच का जनरली गैप कितना है, जनरल गैप तो 1 महीने का ही है, लेकिन आपसे पूछता है कि 2 सेशंस के बीच का जो मैक्सिमम गैप है वो कितना हो सकता है। मेरे भाई, 2 सेशंस के बीच का जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने हो सकता है। क्या कहा, 2 सेशंस के 2 सत्रों के बीच का जो मैक्सिमम गैप है, अधिकतम गैप है, अधिकतम समय है, वो 6 महीने हो सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट मिलेगी ही मिलेगी। एक क्वेश्चन आपसे ये देता है कि साल में कितनी बार पार्लियामेंट को मिलना जरूरी है, सत्र करना जरूरी है, तो वो 2 बार, क्योंकि 6 महीने का ही गैप हो सकता है। ठीक है ना, समझ के बात को, बहुत बढ़िया है। अगला सुनना जरा। अब यहां से क्या देता है, आपसे कहेगा निम्न में से कौन सा सेशन नहीं है, बजट भी है, मानसून भी है और विंटर भी है, और एक दे देगा आपको जो है समर सेशन, और पूछेगा कौन सा नहीं है। तो आप याद रखना, नेता मतलब गाड़ी, गाड़ी मतलब थोड़ी बड़ी गाड़ी, थोड़ी बड़ी मतलब बीएमडब्ल्यू। तो बजट, मानसून, विंटर, इसमें और कोई वर्ड ही लेटर नहीं है, और कोई लेटर नहीं है, तो वो वाला सेशन नहीं है। तो बीएमडब्ल्यू मतलब बजट, मानसून और विंटर, और इस सीक्वेंस में भी हो गया, पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। और इन सेशंस के बीच का गैप 6 महीने हो सकता है मैक्सिमम। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपसे पूछता है कि ये जो बजट है वो कौन से आर्टिकल में है, तो सरकार के द्वारा लाया जाने वाला जो बजट है वो बजट कौन से आर्टिकल में है। मेरे प्यारे साथियों, बजट आता है आपका आर्टिकल नंबर 112 में, लेकिन वहां पर उसको बजट नहीं कहा जाता, वहां पर उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। जो बजट शब्द है ये संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। क्या कहा, ये जो बजट शब्द है ये संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। क्या मेंशन है फिर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट तो है आर्टिकल 112 में, लेकिन वो बजट के नाम से नहीं है। किस नाम से है, वो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस नाम से है प्यारे साथियों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से है। समझ गए बात को आप, समझ गए, लिख लो फटाफट से साथ के साथ। हाँ, चलें, आ जाओ अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना क्वेश्चन तो सिंपल था, आपसे पूछ रहा था फिजिकल ईयर, तो ये 1 अप्रैल। और आप ये मत सोचना कि सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता है, भाई आ सकता है। देखिए, सीडीएस का टफ एग्जाम होता है जहां पर 20 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है। उस एग्जाम में भी जब ये पूछ लेता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, उस एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है सारी टफ थोड़ी पूछता है। तो ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। बट हम क्या करते हैं, हमें तो पढ़ना ही नहीं है आसान को, वहां हम गलती कर बैठते हैं। तो इसी वजह से हमें सारे क्वेश्चंस को कवर करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलिए, एक बात और भी लिख ली हमने। आ जाओ जरा आगे देखते हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, गुड्स विच आर ऑफ ड्यूरेबल करेक्टर, गुड्स विच आर ऑफ ड्यूरेबल करेक्टर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड। जिनका ड्यूरेबल करेक्टर होता है, मैंने कहा ना, जैसे मशीनरी होती हैं, तो ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन ही तो करती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको तो कैपिटल गुड्स बोला जाता है। जैसे मशीनरी वगैरह थी, इसको क्या बोला जाता है, इसको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कह रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर इज कॉल्ड। देखिए, 1000 पर्सन पर, 1000 पर्सन पर कितने लोगों का जन्म हुआ, द बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, एक साल में प्रति 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों का जन्म हुआ, इसे क्या बोलेंगे, बर्थ रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बर्थ रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बर्थ रेट। डेथ डेथ रेट की बात करूं मैं, डेथ रेट किसको बोलते हैं, 1000 पर्सन पर कितने लोगों की डेथ हुई, तो प्रति 1000 में से कितने लोगों की डेथ हुई, तो वो उसे बोला जाता है डेथ रेट, और इसको बोला जाता है बर्थ रेट, यानी कि जन्म दर इसको कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आंसर हो गया आपका डॉग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला वाला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ फ्री मार्केट। देखिए, दो प्रकार की बातें मैं बताता हूं, एक बताता हूं आपको समाजवाद, और एक बात बताता हूं आपको कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद कहते हैं। सोशलिज्म, जिसको समाजवाद कहते हैं,
समाजवाद कहते हैं, और एक होता है कैपिटलिज्म, जिसको कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद। तो भैया समाजवाद और पूंजीवाद में क्या होता है? यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमी होती है समाजवाद में जितनी भी इकोनॉमी होती है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। समाजवाद में जितनी भी इकोनॉमी होती है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और यहां पर कोशिश ये की जाती है कि इक्वलिटी को लेकर के आया जाए। किस पर फोकस किया जाए? सबकी समानता पर, इक्वलिटी पर फोकस किया जाए। जितने भी गरीब लोग हैं उनको एड दी जाए, सहायता दी जाए। जितने भी गरीब लोग हैं उनको सहायता दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए अलग अलग तरीकों से, और सपोर्ट करके इनको भी ऊपर लाया जाए। तो जितने भी इस प्रकार के जो है बैकवर्ड हो गए या गरीब हो गए, उनको सपोर्ट करके बराबर लाया जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, इनइक्वलिटी को खत्म किया जाए, इक्वलिटी को लाया जाए, सबको समान रखा जाए, और गवर्नमेंट कंट्रोल करे इकोनॉमी को। इसी को कहा जाता है सोशलिज्म। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म वाला जो मार्केट होता है, कैपिटलिज्म वाला जो मार्केट होता है, यहाँ पर ये मार्केट फ्री होता है। जो जितना काम करेगा उस हिसाब से आपका कंट्रोल करता जाएगा। यहाँ पर ये फ्री और ओपन मार्केट इसको कहा जाता है। यहाँ पर मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो कुछ लोग होंगे जो इस मार्केट को हैंडल कर रहे होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर इनइक्वलिटी होगी। कैपिटलिज्म में क्या देखने को मिलेगा आपको? इनइक्वलिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही मिल रहा होगा। यहाँ पर सपोर्ट वपोर्ट, पुअरिलिटी को, पुअर सेक्शन को खत्म करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सबके लिए ओपन है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो इसको बोलते हैं। और यहाँ पर मार्केट लोगों के हाथ में होगा, यहाँ पर सरकार के हाथ में मार्केट होगा। इसको कैपिटलिज्म बोलते हैं, इसको सोशलिज्म बोलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि ये मुक्त मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, फ्री मार्केट इकोनॉमी इज क्रूशियल पार्ट ऑफ। तो फ्री ओपन मार्केट है या मुक्त बाजार है, इसको क्या बोलेंगे? ये तो कैपिटलिज्म का पार्ट है, पूंजीवाद का पार्ट है। तो फिलहाल के लिए हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। क्या जाएगा आंसर मेरे प्यारे साथियों? कैपिटलिज्म हमारा आंसर जाएगा, यानी कि पूंजीवाद हमारा आंसर जाने वाला है। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। अगला देखो, विच ऑफ द गिवन सेक्टर्स इज लार्जली ड्राइवन बाय कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर? निम्न में से कौन सा सेक्टर है? बताओ फटाओ फटाफट से। फॉरेन सेक्टर है, कोऑपरेटिव है, सार्वजनिक है, या फिर निजी है? प्रश्न अच्छा है, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। प्रश्न अच्छा है, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। कौन बताएगा जिसका आंसर? बताओ। हो गया? चलो भैया, हो गया। समय पूरा हुआ, समय समाप्ति घोषणा। सुनना, अब इसका आंसर क्या हो सकता है? एसएससी सीजीएल का ये प्रश्न है, और इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए हम तुक्का मारते हैं। अगर हम तुक्का मारने की कोशिश करें, आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन सेक्टर्स, दिए गए क्षेत्रों में से, इज लार्जली ड्राइवन बाय, कौन सा मुख्य रूप से कंसिडरेशन ऑफ अ सोशल वेलफेयर, समाज के वेलफेयर के लिए काम करेगा? तो वो किसी का निजी सेक्टर करेगा या पर पब्लिक सेक्टर करेगा? ये तो पब्लिक सेक्टर करेगा, है ना? तो आंसर क्या होगा? सार्वजनिक। तो सामाजिक कल्याण का काम कौन करेगा मेरे प्यारे साथियों? सामाजिक कल्याण का कार्य करेगा आपका जो है सोशल सेक्टर। इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर। आंसर क्या जाएगा? सार्वजनिक जो सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, ये काम करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर। क्लियर है? चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगली संख्या क्या? प्रश्न क्या? नेम द टू स्टेट्स इन विच लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल। भूमि सुधार सक्सेसफुल हुए। दो स्टेट्स का नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सक्सेसफुल हुए। एक तो भाई पड़ता है ईस्टर्न इंडिया की तरफ, और एक पड़ता है सदर्न इंडिया की तरफ। बताओ, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। एक तो पड़ता है यहाँ पर ये वाला, और एक पड़ता है ये वाला। अब तो आंसर दे दो, अब गलत मत करना। उत्तर प्रदेश और बिहार तो नहीं होगा, इसका मतलब है। महाराष्ट्र भी नहीं लिया है, तो ये भी नहीं होगा। कर्नाटक होता तो यहाँ पर टिक करते, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल, तो ये भी है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल और केरल। तो वेस्ट बंगाल और केरल। आंसर कौन सा गया? आंसर गया बॉय। वेस्ट बंगाल और केरल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। चले आगे।
चलिए फिर अगला देखिए। अगला प्रश्न, इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948। अच्छा भाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948, 1948 के इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी के तहत विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, निम्न में से किसके ऊपर मोनोपोली, सेंट्रल गवर्नमेंट का एकाधिकार नहीं होता है। निम्न में से ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का एकाधिकार नहीं होता है, मोनोपोली नहीं होती है, आपसे ऐसा पूछ रहा है। भैया आर्म्स एंड अम्युनिशन, जो हथियार होते हैं उनके ऊपर मोनोपोली, भाई बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तो ये वाला तो भाई होगी, ये वाला तो क्या है, ये वाला तो होगी। नेक्स्ट है रेलवे, इंडियन रेलवे केंद्र सरकार के अंडर आता है, रेलवे यूनियन लिस्ट का पार्ट है, तो मोनोपोली क्यों नहीं होगी, वहां पर भी होगी, इसका मतलब है रेलवे पर भी होगी। एटॉमिक एनर्जी, इस पर भी तो होगी, बिल्कुल होगी। आयरन एंड स्टील, क्या सरकार जो बोलेगी वही होगा, नहीं, तो आयरन एंड स्टील के ऊपर मोनोपोली नहीं होगी, आयरन एंड स्टील के ऊपर मोनोपोली नहीं होगी। एसएससी सीजीएल भैया 2022 का प्रश्न है ये, एसएससी सीजीएल का 2022 का ये प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन को ध्यान में रखते हुए विद रेस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन सेकेंडरी एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन। अच्छा, सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स, ऑक्यूपेशन को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटी आती है। तो मैंने आपको अभी जो बताया था, ये जो ट्री जैसा बना करके बताया था, मैंने क्या क्या बताया था इसमें से, मैंने कहा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में मैंने कौन सा काम बताया था, सर्विस वाला। प्राइमरी सेक्टर में एक तो रॉ मटेरियल वाला, भैया एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर वाला, फिशिंग वाला, ये सब काम इसमें बताए थे। इसमें क्या बताया था, मैन्युफैक्चरिंग, क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। अब सुनना जरा, इसने कहा व्यवसाय के संबंध में द्वितीय गतिविधियों में सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, भैया इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसी को सेकेंडरी एक्टिविटीज कहा जाता है। तो देख लो जरा, माइनिंग किस में आ गई, प्राइमरी में आ गई है ना। एडमिनिस्ट्रेशन किस में आ गया, टर्शरी में आ गया भैया। फिशिंग किस में आ गई, फिशिंग तो इसमें आ गई, लिखा है फर्स्ट सीधा सीधा सीधा। तो कंस्ट्रक्शन वर्क, जो मैन्युफैक्चरिंग है यही तो कंस्ट्रक्शन वर्क कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बॉय सी जाएगा। इसका मतलब क्या है, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क। तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आता है, कंस्ट्रक्शन वर्क कह लो या निर्माण कार्य कह लो या मैन्युफैक्चरिंग कह लो या इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लो, ये सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। ये सब आपको सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिलेगा। चलें आगे, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या देखिए, इन एन इकोनॉमी फिशरीज, अच्छा देखो ये सीजीएल में सीएचएसएल में पूछ लिया, इससे पहले वाला देखो किसमें पूछ लिया था, एमटीएस में पूछ लिया था। आपसे पूछा फिशरीज जो है ये किसका हिस्सा है, तो भाई फिशरीज अभी अभी तो बात करी, ये रहा फिशिंग, फिशिंग की बात करी था अभी अभी हमने, किस में है ये, फिशिंग प्राइमरी सेक्टर में है। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में आएगा, तो फिशिंग किस में आएगा भाई, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, इसमें गलती मत कर बैठना, फिशिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, फिशिंग किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। नेक्स्ट देखो बोला, जरा अगला वाला, अच्छा ये सारे आपको याद होने चाहिए, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ किस में आता है, ये सब कुछ भाई एग्री प्राइमरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और तीसरा सेक्टर होता है जिसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जिसमें सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। Which branch of economics deals with the depletion of natural resources? इकोनॉमिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जो रिलेटेड है किससे, which branch of economics deals with the depletion of natural resources, stock and pollution? नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राकृतिक रिसोर्सेज से, स्टॉक एंड पॉल्यूशन से, विच आर अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण है। ओहो, क्या कह दिया इसने, समझे। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार में कमी और प्रदूषण से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है। भाई पेड़ काट काट करके तुम शहर बसाओगे और वहां पर फिर गाड़ियां चलेंगी तो प्रदूषण तो होगा ही। तो एक तो आप जो है पेड़ों को काट रहे हो, ग्रीनरी को खत्म कर रहे हो, ऊपर से वहां गाड़ियां धुएं वाली चल रही हैं, तो धुआं तो आएगा ही। तो एक तो प्राकृतिक संसाधनों के भंडार में कमी करते हो, दूसरी बात प्रदूषण से संबंधित है। ये तेजी से विकास तो होता है लेकिन ये प्रदूषण और ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है प्रीवियस ईयर, तो इसको बोलेंगे इन्वायरमेंट से संबंधित है तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स बोलेंगे। देख रहे हो इतना आसान है, टफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
इतना आसान है, टफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसको क्या बोला जाएगा? इसको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसको कहा जाएगा। समझ गए बात को? अगला देखो, पीपल लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स। पीपल जो कि छोटे किसान हैं और जो सीजनल वर्कर्स हैं, मौसमी श्रमिक हैं, हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कैटेगराइज्ड एज। भैया एसएससी सीपीओ 2020 का प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो छोटे किसान हैं, जैसे जैसे हमने क्या किया है, ये एक रेखा खींच रखी है। इस रेखा से डिसाइड होता है कि इस रेखा के नीचे वाला क्या होता है, पुअर होता है, गरीब होता है। और इस रेखा के ऊपर वाला जो व्यक्ति है, वो भैया अमीर होता है, वो अमीर होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में पूछ रहा है आपसे, जो कभी तो यहाँ से इस रेखा से यहाँ आ जाते हैं, कभी यहाँ से आ जाते हैं, कभी यहाँ से यहाँ, ऐसे। ये इस रेखा के आसपास चलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? बताओ फटाफट से। इन लोगों को कहा जाता है ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, चर्निंग पुअर या फिर ओकेजनली पुअर। इनको कहा जाता है मेरे भाई चर्निंग पुअर। क्या कहा जाता है? चर्निंग पुअर। लिखो, चर्निंग पुअर। लिख लिया? चलो नेक्स्ट। अगला देखो भाई, प्रश्न संख्या 15। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड। निम्न में से वो कौन सी एक्टिविटीज हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। जिसको सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहा जा सकता है। भाई सेकेंडरी सेक्टर मैंने कई बार बताया ना, ये वाले बार बार पूछे जाते हैं। कहाँ गया सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर किसको कहा जाता है भाई? या तो मैन्युफैक्चरिंग को कहा जा सकता है सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेकेंडरी सेक्टर कहा जा सकता है। अब इसने क्या पूछा है प्रश्न ने? ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। कि निम्न में से वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएंगी? लीगल कंसल्टेंसी, भाई ये क्या होगा? लीगल कंसल्टेंसी ये कौन सा होगा? ये तो टर्शरी हो गया। लीगल कंसल्टेंसी क्या हो गया? टर्शरी हो गया। टर्शरी के अलावा सेकंड वाला टी प्लांटेशन, ये क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर हो। भाई साहब ये कंपनी वाले जो होते हैं ना, ये जो कॉल करते रहते हैं कि अब ये क्रेडिट कार्ड ले लो, अब फलाना कार्ड ले लो, आज ये ढिकाना कार्ड ले लो, पता नहीं क्या ये लोग परेशान करके रख देते हैं। और हर बैंक वाले ये नंबर ढूंढते कहाँ से हैं? है ना, तुम कितना भी पर्सनल नंबर ले लेना, जहां एक बार किसी जगह पे तुमने दिया नहीं, वही नंबर तुम्हारा पब्लिक नंबर बन जाता है। अब मेरा नंबर मेरे घर वालों के पास है सिर्फ, है। और एक आधा जगह एक आधा बैंक में पड़ा होगा, तो वहां से ना भाई ये इतना, अब ऐसा लगता है। और नंबर भी आजकल वो पहले होता था ना, जैसे 14 से शुरू हो रहा है तो हम पहले ही काट देते थे। लेकिन आजकल के 96 से शुरू हो गया, 195 से। पता नहीं किसका होगा, क्या पता अर्जेंट हो, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास है। और ये लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, सुनो। तो सेकेंडरी सेक्टर में बात करें तो वहां तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो लीगल कंसल्टेंसी है तो ये टर्शरी में जाएगा। टी प्लांटेशन है, खेती है, तो ये प्राइमरी में जाएगा। बैंकिंग है तो ये किस में जाएगा? ये भी आपका जो है टर्शरी में जाएगा, बैंकिंग। ये भी तो एक प्रकार की सर्विसेज ही है, तो आंसर क्या जाएगा? फार्म इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। है ना, कृषि के उपकरण जितने भी होते हैं उनका निर्माण करना। कृषि में यूज किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं उनका निर्माण करना। कृषि में यूज किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों का निर्माण करना ही यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। वो निर्माण जो होगा उपकरणों का, मशीनरी वगैरह बनाई जाएगी, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगा। देखो नेक्स्ट, अगला है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, निम्न में से कौन सी टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? फिर से वही टर्शरी सेक्टर वाली बात कर दी इसने। टर्शरी सेक्टर की जब जब बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भैया सर्विस वाला काम होगा, और निम्न में से सर्विस वाला काम कौन सा है? फार्मिंग है, प्राइमरी सेक्टर जाएगा, ठीक है ना। चाहे हंटिंग है वो भी जाएगा, वेविंग है वो भी वही सेक्टर जाएगा। तो आंसर क्या है यहाँ पर? ट्रेडिंग सेक्टर। जो ट्रेडिंग सेक्टर है ये क्या है? एक प्रकार का टर्शरी सेक्टर है, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो बैठ करके, तो आप अपनी सर्विस दे रहे हो। तो एक प्रकार का सर्विस सेक्टर इसको कहा जाएगा, टर्शरी सेक्टर बोला जाएगा किसको? ट्रेडिंग को। तो सही उत्तर हमारा क्या गया मेरे प्यारे बच्चों? सही उत्तर हमारा जो गया वो आपका ट्रेडिंग गया। सही उत्तर हमारा ट्रेडिंग गया। चलो नेक्स्ट देखो अगला। एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड। एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इकोनॉमी whose 50% और मोर प्रोड्यूस वैल्यू कम्स फ्रॉम द। अब ये क्या कह गया कि एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी तरीके से एक अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका 50% या अधिक उत्पादन मूल्य क्षेत्र से आता हो। भैया औद्योगिक व्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी किसको दर्शाया जाएगा? जहां पर जो इकोनॉमी है किस पर आधारित हो? इंडस्ट्रीज पर आधारित हो। और इंडस्ट्रीज पर आधारित यदि इकोनॉमी होगी, यदि इकोनॉमी जो है वो इंडस्ट्रीज पर आधारित होगी, तो सुनना जरा, कौन से इंडस्ट्रीज तो हैं सेकेंडरी सेक्टर में, और यदि इकोनॉमी ही इंडस्ट्रीज पर आधारित होगी, इसका मतलब इकोनॉमी भी सेकेंडरी सेक्टर में ही होगी। तो आंसर क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर होगा। है, अगर 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 जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रीज पर निर्धारित होगी, तभी तो वो जाकर के इंडस्ट्रियल इकोनॉमी उसको कहा जाएगा। तो उसमें क्या है, वो भैया सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है बॉय आएगा, मतलब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर बॉय गया। बैंकिंग कहाँ है? बैंकिंग भाई टर्शरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और बैंकिंग, बैंकिंग खुद अपने आप में क्या है? एक प्रकार का टर्शरी सेक्टर है जो कि सर्विस से संबंधित काम करता है। अगला वाला बताओ मेरे भाई, अगला वाला बताओ। ओहो, ये सोचो जरा, मैं यही तो कह रहा था क्लास की शुरुआत में, मैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस की बात कर रहा था भाई। एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। मैं कह रहा था कि ऐसे इस प्रकार के पूछ लेता है, तो इसीलिए हमें इस प्रकार के क्वेश्चन करने। बताओ फटाफट से, आपको फिर से मिला 30 सेकंड का समय। चलो भाई बता दिया है, मौका मिल गया सोचने का। चलो थोड़ा मौका और दे देते हैं आपको, हाँ? ठीक है। हम्म। हाँ, चलिए। इफ द इंटरेस्ट रेट गोज अप, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। इस भारत में ये मान लेते हैं बैंक, और ये लोग, ये क्या है? ये लोग हैं। ये तो भारत में लोग हैं, और ये क्या है? बैंक। बैंक ने क्या किया? बैंक ने इंटरेस्ट रेट को, बैंक ने क्या किया? बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट था उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इफ द इंटरेस्ट रेट गोज अप, इंटरेस्ट रेट को ऊपर कर दिया। द डिमांड फॉर मनी, मनी की डिमांड क्या होगी? भाई तुम लेने जा रहे थे, जैसे मान लीजिए तुम जा रहे थे पैसा लेने बैंक से, तुमने कितने रुपए लिया? तुमने 1 लाख रुपए लिया। लाख तो लिखे क्या? एक कहाँ है? एक ये रहा। तुमने क्या किया? बैंक से 1 लाख रुपए लिया। मान लेते हैं कि पहले के समय बैंक आपसे 1 लाख रुपए का 1,000 रुपए मंथ ले रही थी, 1,000 रुपए पर मंथ ले रही थी। तो आपके साल में 12,000 हो रहे थे। लेकिन अब क्या कर रही है बैंक? अब आपसे 2,000 रुपए पर मंथ ले रही है।
तो साल में आपके 24,000 हो गए। तो आप क्या करोगे, जहां महंगा पैसा मिलता है वहां आप लेने के लिए नहीं जाओगे। इसका मतलब है पैसे की डिमांड नहीं करोगे। तो पैसे की डिमांड नहीं करोगे, तो जो मनी की डिमांड है उसमें क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो जो मनी है, जो पैसा पैसा मनी मनी है, उसमें क्या हो जाएगी, उसमें आपकी गिरावट आ जाएगी। तो आंसर क्या है, रिमेन द सेम, फॉल 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 फॉल, तो गिर जाएगी। तो डिमांड फॉर मनी विल फॉल। इसको बताने का मकसद, ये तो बड़ा आसान सा था कि भाई रेट बढ़ाओगे तो यहाँ पर किसी कोई भी व्यक्ति अपने रेट बढ़ाता है तो वहां पर फिर क्या डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज मैंने बड़े प्यार से बताई है, अब आप कहोगे ये तो हमें आती थी, आज आती थी, लेकिन इसको जितना आसान करके समझोगे ना, अगले क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे, जहां पर फिर कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। फिलहाल तो आंसर हमारा कम हो गया, फॉल। अच्छा, अगर मैं इंटरेस्ट रेट को घटा दूं, अगर मैं इंटरेस्ट रेट को कम कर दूं, कम पैसा देना पड़ रहा है, मान लो 500 रुपए ही देना पड़ रहा है लाख रुपए का महीने में, तो फिर आप पैसा ले लोगे बैंक से। इसका मतलब है मनी की डिमांड आ जाएगी। अब आपसे पूछता है कि इसका इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ेगा। यहां पर तो सीधा मनी की डिमांड पर पूछा है, यहां पर बताओ जरा गुड्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, गुड्स की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, पैसा, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो गुड्स की डिमांड नहीं करेंगे, और पैसा ज्यादा होगा तो गुड्स की डिमांड करेंगे। इसका मतलब इन्फ्लेशन आएगा। अगर बैंक अपने रेट को कम करता है, इसका मतलब है वो सस्ते में, सस्ते ब्याज पे पैसा दे रहा है, और सस्ते कम ब्याज पे पैसा दे रहा है, तो हर व्यक्ति पैसा ले जाएगा। तो हर व्यक्ति के पास पैसा होगा, जबरदस्ती खर्च करना चाहेगा, क्योंकि बैंक ने कम रेट पे दे दिया है। तो जब हर व्यक्ति के पास पैसा होगा, तो और लेकिन सामान तो उतना ही है, लिमिटेड है, तो व्यक्ति के पास पैसा है तो व्यक्ति पैसे ज्यादा देगा, तो कम सामान के भी ज्यादा पैसे देगा, क्योंकि उसके पास है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, तुरंत महंगाई बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ने लगेगी, पैसा ज्यादा है ना, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो उसी को महंगाई बढ़ना कहते हैं। और डिमांड ज्यादा हो, और डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो फिर वो इन्फ्लेशन नहीं होता है। बहुत बढ़िया। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। निम्न में से कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल नहीं है। हार्ड ड्राइव, ये भी है इंटरमीडिएट गुड्स, स्टील भी है, पेंट भी है। भाई मेडिसिन क्या है, ये तो फाइनल गुड है, और जब मेडिसिन फाइनल गुड्स है तो भैया ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। मेडिसिन क्या है, मेडिसिन तो फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स है तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। लिखा भाई। चलो, अगले वाले का आंसर दो फटाफट से। अब आप इसका आंसर दो, कौन देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स। निम्न में से कौन सा पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स कौन से, जो सरकारी गुड्स हो गए, पब्लिक गुड्स कौन से, जो सरकारी गुड्स हो गए। समझ रहे हो ना, पब्लिक मतलब सरकार, सरकार को जनता ने बनाया, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो इसी को बोलते हैं सरकार। एसएससी सीजीएल में आ रखा है मेरे भाई, 2022 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से पब्लिक गुड है या नहीं है। इस चीज पर फोकस करना थोड़ा सा, यस वाला पूछा है या फिर नो वाला पूछा है, यहाँ पर नॉट वाला पूछा है। इसका मतलब है रोड, भाई रोड तो सरकार बनाती है, ये तो पब्लिक गुड है ना, रोड सरकार बनाती है, इसका मतलब है ये तो पब्लिक गुड्स है। नेशनल डिफेंस, देश की सुरक्षा, ये भी तो सरकार के हाथों में होती है ना, किसको क्या करना है, कैसे मैनेज करना, तो ये भी है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी प्रशासन चलाना, ये भी तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। लेकिन सारे के सारे खाने पर नियंत्रण करना, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब जिम्मेदारी इन द सेंस क्या, सरकार के गुड्स के अंदर आता है, ये पब्लिक गुड्स के अंदर आता है ये। तो भैया सारे खाने पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता कि तुम यही करो यही खाओ, है ना। हाँ, खाना बेहतर हो उस चीज के लिए काम करना चाहिए, वो हमारा डीपीएसपी कहता है। पार्ट नंबर 4 में जो डीपीएसपी दिए गए हैं, वो कहते हैं कि सरकार को ये कोशिश करनी है कि उसके राज्य में जितने भी व्यक्ति हैं, वो जो खाना खा रहे हैं, सरकार ये सुनिश्चित करे कि उस खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल सब कुछ है या नहीं है, जरूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 21, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भाई एमएसपी है, जैसे गेहूं है तो मिनिमम, जैसे मिनिमम हो गया कि हम 1800 रुपए कुंटल खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उससे ऊपर बिक रहे हैं तो कहीं भी बेच दो, लेकिन अगर नहीं बिक रहे हैं तो 1800 रुपए कुंटल तो सरकार ही खरीद लेगी, तो उसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन इशू करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करेगा। तो एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन ये तो रहा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा ही इसको लॉन्च किया जाएगा। तो कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा ही इसको लॉन्च किया जाएगा। कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा ही इसको लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बॉय हो गया, कृषि एवं सहकारिता विभाग। अगला देखो भाई, अगला सी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। तो भैया साबुन खरीदोगे पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, है ना। सॉफ्टवेयर खरीदोगे पैसा देना पड़ेगा। स्टाइलस के लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सनलाइट है वो तो डेली सुबह आ जाती है, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप उठ गए हो, चाहे आप नहा रहे हो, तो कुछ भी हो, तो सनलाइट तो आई जाती है। तो सनलाइट की आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। आप कितनी भी सनलाइट यूज कर लीजिए, आप सुबह से शाम तक छत पर पड़े रहिए, सनलाइट को एब्जॉर्व करते रहिए, कोई दिक्कत है, खाते रहिए, आप मुंह खोल के सनलाइट की तरफ खड़े हो जाइए, आ करके हैं सनलाइट को खाते रहिए, इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। सुबह से शाम तक खाइए, जितनी मिल रही है, जितनी खा सकते हो आप, जितनी यूज कर सकते हो करो। जितने सोलर पैनल्स यूज किए जा रहे हैं, क्या सनलाइट को कुछ उसको सूरज को कुछ भेजा जाता है कि लिए भाई साहब 5,000 रुपए महीने ले ले हमसे? नहीं। तो सनलाइट की कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अगला देखो, अ हायर इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसका हायर रैंक रिफ्लेक्ट करता है इनइक्वालिटी को? देखिए, ये जो गिनी होता है ना, गिनी 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 गिनी, मुझे तो लगे गिनी गिनी है मिनी मिनी। सुनो, इसका जो इंडेक्स होता है, इसकी जो रैंकिंग होती है, वो होती है 0 से लेकर के कहां तक? 100 तक। 0 से लेकर के 100 तक होती है। 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वलिटी। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वलिटी। और इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट इनइक्वलिटी। परफेक्ट इनइक्वलिटी, ठीक है ना। तो हायर इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स, हायर वाला क्या है? इनइक्वलिटी को शो करता है। तो 0 से लेकर के 100 तक की रैंकिंग होती है। जो 0 है वो इक्वलिटी को दर्शाता है, समानता को। 0 है वो किसको दर्शाता है? इक्वलिटी को, यानी कि समानता को दर्शाता है। और जो 100 है वो किसको दर्शाता है? असमानता को, इनइक्वलिटी को। इनइक्वलिटी को दर्शाता है, इसका मतलब है असमानता को दर्शाता है। नेक्स्ट, लिखा। भाई जो जो बातें आपको आती हैं वो बेहतरीन है, जो नहीं आती हैं आप उनको लिखते चले कृपया करके, है ना, इतना कष्ट जरूर करें। चलें भाई, अगला देखो, अगला देखो। प्रश्न संख्या हो गई 24। एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट, एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर। इसी क्लास में करवाया था ना मैंने। सबसे पहली बात तो ये जो फिस्कल ईयर होता है ये कब से कब तक होता है? इसी क्लास की शुरुआत में करवा रखा है। तो ये कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक फिस्कल ईयर होता है। हाँ जी भैया, होता है, बिल्कुल होता है। आपसे ये कह रहा है कि इस फिस्कल ईयर में हमारा जो खर्चा है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, हमारी जो कमाई और खर्चा है उसका पूरा जो विवरण होता है, खास करके खर्चे का विवरण, इसमें हम जो खर्चा करेंगे उस खर्चे का जो विवरण होगा वो किस में लिखा होता है? वो लिखा होता है, उसको कहा जाता है बजट। तो अगले साल हम क्या क्या कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाले हैं, उसकी जो प्लानिंग करते हैं उसी को बजट कहा जाता है। नहीं, तुम्हारे साथ अगर तुम बाहर वगैरह रहते हो, तो जैसे घर से 10,000 8,000 रुपए आ गए, तो फिर प्लानिंग करते होंगे ना कि 3 यार हॉस्टल में जाएंगे, 3 यार खाने के जाएंगे, 500 रुपये आपका जो है दूध के, कॉपी किताब वो सब चले आएंगे, नहीं बाद में बचे तो फिर इसका कुछ खरीद ले आएंगे। बचे 500 रुपये आपके बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, सुल्फा सुट्टा, अफीम, चरस, गांजा पे तो वो सबके काम आएंगे। बचे 1,000 रुपए, वो दूध वूध ले आएंगे, वो जो भी होगा। हजार, अच्छा उससे चॉकलेट भी तो आएंगी, तो बचे हुए 1,000 रुपए से चॉकलेट भी तो आएंगे। अब ये क्या है? इसको बजट बोला जाता है। तो आंसर तो सीधा सीधा सा क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। आंसर तो सीधा सीधा सा बजट हो जाएगा। लेकिन बजट से रिलेटेड मैंने कुछ बातें बताई थी आपको। कौन कौन सी बातें बताई थी मेरे प्यारे साथियों? मैंने आपको एक आर्टिकल करवाया था जिसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 में क्या दिया गया है? बजट दिया गया है। आर्टिकल 112 में बजट है, प्लानिंग है। लेकिन ये जो बजट है ना, ये बजट शब्द मेंशन नहीं है। तो बजट शब्द की जगह आर्टिकल 112 में क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल
स्टेटमेंट, एनुअल सालाना वित्तीय स्टेटमेंट है, सालाना वित्तीय स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है, ये मेंशन है आर्टिकल 101। अच्छा, इसके नियर बाई आर्टिकल्स भी पता है आपको? जैसे कि मैं बात करूं आर्टिकल 110 की, अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 110 की, ये किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? आर्टिकल नंबर जो 110 है, ये संबंधित है आपका मनी बिल से, धन विधेयक से। किससे संबंधित है? मनी बिल से। तो आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? मनी बिल यानी कि धन विधेयक, धन विधेयक। आप सभी को पता है कि जो धन विधेयक है इसको कहां पर लाया जा सकता है? धन विधेयक को सिर्फ एंड सिर्फ कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा। सिर्फ लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्या कहा? सिर्फ लोकसभा में ही इस धन विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? सिर्फ लोकसभा में ही क्यों किया जा सकता है? देखिए, ये हमारा प्यारा भारत क्या है? ये हमारा प्यारा भारत है। इस भारत में सेंट्रल लेवल पर दो सदन पड़ते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। सेंट्रल लेवल पर जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। सेंट्रल लेवल पर जो कानून बनाने वाली बॉडी है उस बॉडी को पार्लियामेंट कहा जाता है। और जो पार्लियामेंट है प्यारे साथियों, उसी के दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। और भारत में आप सभी को पता है क्योंकि डेमोक्रेसी है, भारत में क्योंकि डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है मेरे भाई? डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमो माने पीपल, क्रेसी माने रूल। डेमो माने क्या होता है? पीपल कहा जाता है डेमो, क्रेसी माने रूल होता है। तो पीपल्स का जो रूल होता है उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका मतलब सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सुना होगा आपने डेमोक्रेसी में, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो यहाँ पर जो लोकसभा राज्यसभा, इसको कौन चुनेगा? जनता। तो लोकसभा को तो जनता डायरेक्टली चुनती है, लोकसभा को तो जनता डायरेक्टली चुनती है, लेकिन राज्यसभा में क्या है? यहाँ पर जो चाचा विधायक होते हैं, जो विधानसभा होती है, उसको चुना जाता है और वो फिर किसके लिए वोट डालते हैं? राज्यसभा के लिए वोट डालते हैं। इसीलिए तो लोकसभा क्यों है? लोकसभा लोगों का सदन। तो लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोगों का सदन, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। राज्यसभा को राज्यों का सदन। लोकसभा लोगों की सभा, नाम भी इसीलिए दिए गए। लोकसभा का मतलब है लोगों की सभा, राज्यसभा का मतलब है राज्यों की सभा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन या डायरेक्ट इलेक्शन है। अब हम बात करते हैं, अच्छा, मनी बिल की। तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी मनी बिल लेकर के आना है, तो सरकार कहीं पर भी पैसा खर्च करना चाहती है। और जब सरकार कहीं पर भी पैसा खर्च करना चाहती है, तो वो कहाँ करेगी, कहाँ नहीं करेगी? उस चीज के लिए लेकर के आएगी बिल। और उस चीज के लिए बिल लेकर के आएगी तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास होगा। लेकिन सरकार पैसा खर्च करेगी, वो पैसा किसका है? जनता का। पैसा किसका है? वो जनता का। और जब जनता का पैसा है, तो जनता डिसाइड करेगी वो खर्च होना चाहिए या नहीं। तो जनता से तो पूछा नहीं जा सकता भाई, इतने सारे लोगों से समय समय पर कैसे पूछा जाए? तो फिर क्या है? जनता का सदन कौन सा है? जनता का सदन है लोकसभा। इसी वजह से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल को सिर्फ एंड सिर्फ लोकसभा में। जो धन विधेयक है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका जो है ओनली एंड ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पर एक बात और लिख लेंगे, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की सहमति के बाद। आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति की सहमति के बाद में, या राष्ट्रपति की सिफारिश, सहमति भी छोड़ो, सिफारिश के बाद। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की सिफारिश का मतलब समझते हो आप? कि ये जो मनी बिल होगा ना, ये एक प्रकार का गवर्नमेंट बिल होगा। और गवर्नमेंट बिल क्या होता है? प्राइवेट बिल क्या होता है? फिर से पंगा पै गया है मेरे भाई। गवर्नमेंट बिल उसे कहा जाता है जिस बिल को किसी भी इंट्रोड्यूस, जिस बिल को इंट्रोड्यूस किया हो किसी भी मिनिस्टर ने। यार, किसी भी बिल को किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी मिनिस्टर के द्वारा, तो उसे गवर्नमेंट बिल कहा जाता है और इसके पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और यदि किसी अदर व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया, चाहे वो आपकी पार्टी का या कोई भी है, तो उसको प्राइवेट बिल कहा जाता है, उसके पास होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो गवर्नमेंट बिल तभी तो डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो जिसके पास जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट से संबंधित पैसे की बात रख सकता है, लेकिन अगर अदर पर्सन कहाँ रखेगा? इसी वजह से जो गवर्नमेंट बिल होते हैं वो ज्यादातर पास हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, किया गया हो जिसको एक मिनिस्टर के द्वारा, उसी को गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद में, अच्छा, एक चीज और है
जैसे ही आप मनी बिल लेकर के जाओगे लोकसभा में, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? किस में? क्या डिसाइड करेगा, चलो बताओ। लोकसभा का स्पीकर क्या डिसाइड करेगा? भैया ये डिसाइड करेगा कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। तो लोकसभा का हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? द स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। समझ गए आप बात को? समझ गए आप बात को? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आर्टिकल नंबर 110 लिख लिया आपने, 112 लिख लिया, एक आर्टिकल और लिख लीजिए बस, वो हो गया आर्टिकल नंबर 117। कौन सा हो गया? आर्टिकल नंबर 117। वो क्या कहता है? आर्टिकल नंबर जो 117 है वो ये कहता है, एनुअल, ये क्या नाम है, फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक हो, फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है ना? इसके बाद आर्टिकल्स तो बहुत हैं कि 123 में फिर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना? 124 में फिर सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो जाते हैं 124 से 147 तक। 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। 148 में फिर क्या आ जाता है ना? ऐसी सारी चीजें। आ जाओ। तो ये हो गया अपना प्रश्न संख्या 24। और ये हो गया आखिरी प्रश्न। जीडीपी इज द इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। बिल्कुल सही कहा। जीडीपी कंट्री की इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है। व्हाट डज जी डी स्टैंड, डी इन जीडीपी स्टैंड फॉर? अच्छा, डी का मतलब क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डी का मतलब क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब है डी का मतलब हो जाएगा डोमेस्टिक। ठीक है। तो ये थे भाई आपके 25 प्रश्न, है ना? तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, ये जल्दी हो जाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। और बेहतरीन प्रश्न की सीरीज हम आप सभी के सामने लेकर के आए हैं। देखेंगे कि जो पहली पहली वीडियोस गई हैं, मॉडरेट लेवल की गई हैं सारी की सारी। अगली वाली जो वीडियोस होंगी, ये धीरे धीरे हम लेवल को ऊपर उठा देंगे। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।